कोरोना की तीसरी लहर का कहर दिखना शुरू हो चुका है। देश में जिस रफ्तार से मरीज बढ़ रहे हैं, इसी रफ्तार से अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। कई अस्पतालों में हालात अभी से विकराल होने लगे हैं, क्योंकि एक साथ इतने पेशेंट वेंटिलेटर पर हैं कि अस्पतालों में अब वेंटिलेटर तक नहीं बचे हैं। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी कोरोना की तीसरी लहर का पीक नहीं आया, लेकिन उससे पहले ही अस्पताल में कोरोना मरीज फुल होते नजर आ रहे हैं बिस्तर पर। कोरोना बेलगाम हो रहा है। शहर दर शहर कोविड की थर्ड वेव सबको डरा रही है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक अस्पतालों में कोरोना मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। अभी कोरोना की तीसरी लहर का पीक नहीं आया है, लेकिन देश के कई अस्पतालों में जिस तरह रोजाना भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है, वो आगे आने वाले खतरे की तरफ इशारा कर रही है। जनवरी तक देश में कुल एक्टिव केस की संख्या 8,10,778 है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड पॉजिटिविटी रेट अब 10.64% है। जबकि अभी देश में कोरोना की तीसरी वेव का पीक नहीं आया, लेकिन दिल्ली के बड़े अस्पतालों में जिस तरह से मरीज भर्ती हो रहे हैं, उससे चिंता बढ़ गई है कि कहीं कोरोना पीक आने पर अस्पतालों में दूसरी वेव की तरह इस बार भी हाहाकार न मच जाए। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोविड बेड्स 14,678 हैं। इनमें 2,285 बेड्स भर चुके हैं, जबकि 13,701 ऑक्सीजन बेड्स हैं। इनमें 2,126 बेड्स भरे हैं और आईसीयू बेड्स 4,189 हैं। इनमें 521 मरीज भर्ती हैं। वहीं कुल 1,888 वेंटिलेटर हैं, जिनमें 175 पर मरीज भर्ती हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना के सबसे बड़े अस्पताल एलएनजेपी में जायजा लिया कि कैसे हालात हैं, कितने मरीज भर्ती हैं और क्या क्या इंतजाम है आईसीयू से लेकर जो ऑक्सीजन बेड्स हैं उनके। और इस वक्त हमारे साथ जो अस्पताल के जो मेडिकल डायरेक्टर हैं सुरेश जी, वो हैं। सुरेश जी, क्या क्या बताया आपने और क्या, क्योंकि लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ा है, वो भी एक कंसर्न की वजह है। हमने सारा जो डिटेल प्रेजेंटेशन है वो दिया। हमने जो बेड्स की जो संख्या है, ऑक्सीजन कैपेसिटी है, मैन पावर है, डॉक्टरों का जो हमारा यहाँ पे सबका डिपार्टमेंट्स का रिव्यू मीटिंग हुआ और उसमें आईसीयू बेड्स पर चर्चा हुई। जो मदर एंड चाइल्ड की जो सेवाएं हैं, कैजुअलिटी की सेवाएं हैं, ट्राइज है, ये सारे जो है हमने सर को बताया। दिल्ली में कोरोना केस तेजी से बढ़े और एक्सपर्ट की आशंका सही साबित हुई तो दिल्ली में कुछ दिनों के भीतर कोरोना की तीसरी लहर का पीक आ सकता है और इस दौरान दिल्ली में 50 से 60 हजार केस रोजाना सामने आ सकते हैं। ऐसे में हालात और विकराल न हो, इसके लिए अभी से तैयारी करने की जरूरत है। मैंने जैसे कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। जरूरत पड़ेगी तो हमारी तैयारी 37,000 बेड्स तक तैयार वो करने की है। हमने अभी तक 37,000 सारी अपनी कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं की है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम 37,000 बेड्स तक तैयार करके 10,000 11,000 आईसीयूज हम दिल्ली में तैयार कर सकते हैं, लेकिन अभी उतनी ज़रूरत पड़ नहीं रही है। एक तरफ डेल्टा के मरीज बढ़ रहे हैं तो ओमिक्रॉन भी तेज रफ्तार से दौड़ने लगा है। ऐसे में हालात आउट ऑफ कंट्रोल न हो जाएं, इसको लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर अलर्ट कर दिया है, जिसके मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 20 से 23% संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता था। ओमिक्रॉन के मामले में यह आंकड़ा 5 से 10% है, लेकिन दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन के 3 से 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलने की वजह से संक्रमितों की संख्या अचानक बहुत ज्यादा हो सकती है और तब उसके अनुपात में अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ सकती है। आने वाले दिनों में बढ़ सकती है अस्पताल में भर्ती होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या। दरअसल दिल्ली समेत तमाम राज्यों को चिट्ठी लिखकर चेताया है केंद्र ने कि जो आने वाले दिन हैं उनमें होम आइसोलेशन में अभी तक जो पेशेंट हैं उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अस्पतालों में अचानक
उनकी संख्या बढ़ सकती है। ये कहा गया है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने, जिन्होंने अपना पत्र लिखकर कहा है कि अभी 5-10% संक्रमितों को ही अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन स्थिति लगातार बदल रही है और हालात बदल भी सकते हैं। इसके लिए राज्यों को पूरी तरीके से तैयार रहना होगा। ऐसे में ये डर बना हुआ है कि अगर इसी रफ्तार से कोरोना मरीज अस्पताल पहुंचने लगे तो आने वाले दिनों में देश के मेडिकल सिस्टम पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में अब तक कोरोना के आंकड़ों और भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या का ट्रेंड हर किसी को डरा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो हर 24 घंटे में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। 5 वो राज्य देश में जहां कोरोना के मामले सबसे ज्यादा हैं। जरा उन राज्यों के आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर 33,470 मामले हैं। दिल्ली 19,166 मामले, हालांकि ये कल के मामले हैं। अब जो अपडेटेड आंकड़ा आया है उसके मुताबिक 21,000 से ज्यादा मामले आए हैं दिल्ली में। पश्चिम बंगाल में भी लगभग वही स्थिति है, 19,000 से ज्यादा मामले। तमिलनाडु में 13,000 से ज्यादा मामले और कर्नाटक में 11,000 से ज्यादा मामले। ये सिर्फ बीते 24 घंटे की तस्वीर है। कुल मिलाकर कोरोना सबसे ज्यादा तेजी से महाराष्ट्र में पैर पसार रहा है। ऐसे में मुंबई समेत महाराष्ट्र के तमाम अस्पतालों पर मरीजों का बोझ भी बढ़ने लगा है। हालांकि अभी अस्पतालों के हालात काबू में है, लेकिन एक्सपर्ट्स जिस खतरे की तरफ बार बार इशारा कर रहे हैं, उससे आने वाले वक्त में पूरे मेडिकल सिस्टम के लिए एक बड़ा सवाल, एक बड़ी चुनौती पेश आ रही है। ऐसे में मुंबई समेत देश के बाकी बड़े शहरों के अस्पतालों में क्या हैं हालात, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। मुंबई में 21% बेड्स फुल, पुणे में 17% बेड्स भर गए, कोलकाता में 25% बेड्स फुल। ये हालात तब है जब देश में अभी 8 लाख ही एक्टिव केस हैं और एक दिन में मिलने वाले कोरोना केस अभी 2 लाख से कम आ रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जब देश में कोरोना बेलगाम रफ्तार से कहर ढाने लगेगा तो अस्पतालों में हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आंकड़ों की बात करें तो मुंबई में सरकारी और निजी मिलाकर कुल 34,960 कोविड बेड्स में से 21% बेड पर मरीज भर्ती हैं। लेकिन कोविड टास्क फोर्स का कहना है कि मामलों में तेजी के करीब 2 हफ्तों के बाद ही अस्पताल में भर्ती होने और आईसीयू वेंटिलेटर बेड की डिमांड बढ़ती है। इसीलिए आने वाला हफ्ता काफी अहम है। मुंबई बीएमसी हाई अलर्ट पर है क्योंकि मुंबई में ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत अब लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करें निजी अस्पतालों की तो निजी अस्पतालों का कहना है कि अभी तक मौजूदा स्थिति में उनके जो ऑक्सीजन बेड जो खासतौर पर उन्होंने कोविड वार्ड के लिए आरक्षित किए गए थे, उनमें से 5% बेड जो है वो ऑक्सीजन के बढ़ चुके हैं। लेकिन पिछले 3 दिनों से अगर मुंबई में कोविड मरीजों की स्थिति देखी जाए तो पिछले 3 दिनों में ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक्सपर्टीज का कहना हो कि संक्रमण भले ही तेजी से फैल रहा हो लेकिन लक्षण ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो कोमॉर्बिड है यानी गंभीर रूप से पहले से बीमार है या जिन्होंने कोरोना की दोनों डोज नहीं ली है, ऐसे लोगों को कोरोना जो है वो इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि उनको ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत पड़ रही है, उनको आईसीयू बेड की ज़रूरत पड़ रही है, उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। सिर्फ मुंबई ही नहीं, इससे सटे पुणे में भी कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो साथ ही अस्पतालों में भी मरीज भर्ती हो रहे हैं। पुणे के अस्पतालों में 17% बेड कोरोना मरीज से भर गए। वहीं बात करें पश्चिम बंगाल के कोलकाता की तो यहाँ कोरोना बेलगाम रफ्तार से फैल रहा है। इसी का नतीजा है कि कोलकाता के अस्पतालों में 25% बेड फुल हो चुके हैं। वहीं बिहार की राजधानी पटना में भी मरीजों की तादाद जिस रफ्तार से बढ़ रही है उसने स्वास्थ्य महकमे के माथे पर पसीना ला दिया है। पटना में एक हफ्ते पहले सिर्फ 26 कोरोना मरीज भर्ती थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 123 तक पहुंच गई है। मतलब एक हफ्ते में 5 गुना के करीब हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ गया है। ये देखिए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर हम पहुंचे हैं। ये पटना का होटल पाटलिपुत्र अशोक है। कुछ दिन पहले तक ये टीकाकरण केंद्र हुआ करता था, लेकिन देखिए यहाँ बोर्ड लगा है कि कैसे इसे स्थानांतरित कर दिया गया है। लेकिन जैसे ही पेशेंट्स बढ़ने लगे बिहार में, कोविड केयर सेंटर्स की ज़रूरत बढ़ने लगी। पिछले 7-8 दिनों में परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल गई हैं। जो कोविड केयर सेंटर्स वापस फिर से रिवाइव किए गए हैं, पेशेंट्स रखे जा रहे हैं। जहां पहले आज से 10 दिन पहले 10 पेशेंट्स हुआ करते थे सेंटर्स पर, अब वहां पर 80 से ज़्यादा पेशेंट एडमिट हो रहे हैं, वो भी तब जबकि ज़्यादातर लोग होम आइसोलेटेड हैं। लोगों को घर पे रहने को किया जा रहा है, कहा गया है।
कोरोना के कारण कुछ ऐसे ही हालात जम्मू में भी नजर आ रहे हैं। यहाँ भी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। पिछले हफ्ते के मुकाबले अब कोरोना के मरीज ज्यादा अस्पताल पहुँच रहे हैं। देश की दूसरी जगहों की तरह जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं उनको बंद कर दिया है और यहाँ पर सरकार जो है वो लगातार अलग अलग कदम जो है वो यहाँ पर उठा रही है। और अगर हम जम्मू की बात करें तो इस समय यहाँ पर 124 मरीज जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि पिछले हफ्ते सिर्फ 47 लोग जो थे वो अस्पताल में यहाँ पर भर्ती थे। 150 से ऊपर ऑक्सीजन प्लांट जो हैं वो यहाँ पर फंक्शनल हैं और लगातार अस्पताल में उसका इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन लगातार हर दिन जम्मू कश्मीर में भी जो कोरोना वायरस के मामले हैं वो बेकाबू होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब भी वक्त है, अलर्ट हो जाइए। अभी हालात हमारे मेडिकल सिस्टम के काबू में हैं, लेकिन अगर इसी रफ्तार से मरीज भर्ती होंगे तो 10 दिन बाद क्या होगा, सोचकर ही डर लगता है। टीम न्यूज़ नेशन। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में विधायक विनय शाक्य की बेटी का बड़ा बयान सामने आया है। मेरे पिता को जबरन उठाकर ज्वाइन किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी के विधायक विनय शाक्य की बेटी का बड़ा बयान, मेरे पिता को जबरन उठाकर ज्वाइन किया जा रहा है। क्या कुछ कह रही है बेटी, सुनिए जरा। तो एक बार फिर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, विनय शाक्य की बेटी का बड़ा बयान, मेरे पिता को जबरन उठाकर ज्वाइन किया जा रहा है। सम्मानित सभी लोगों को अवगत कराना चाहती हूँ कि मैं विधायक विधुना श्री विनय शाक्य की पुत्री रिया शाक्य हूँ। मेरे पिताजी को 1 मई 2018 को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने उच्च स्तर पे डॉक्टर पैनल टीम बनाकर मेरे पिताजी का इलाज करवाया और स्वयं मेरे पिताजी को 4 से 5 बार पीजीआई अस्पताल में देखने आए। मेरे पिताजी ना तो स्पष्ट तरीके से बातचीत कर सकते हैं और ऑपरेशन होने के बाद उनके सोचने समझने की शक्ति भी कम हो गई है। हम लोग क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं। हम लोग क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। इसी बीच हमारे चाचा श्री देवेश शाक्य व हमारी दादी मेरे पिताजी को लखनऊ लेकर चले गए हैं। इस समय मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है। वह कहाँ हैं, किस हालत में है, हमें कोई जानकारी नहीं है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि हमारे पिताजी का तत्काल पता लगाकर हम परिवारजनों से उन्हें मिलवाया जाए। तो आपने सुना बेटी की गुहार जो उत्तर प्रदेश सरकार से लगा रही है विनय शाक्य की बेटी, जो कह रही हैं कि हमारे पिता को जबरन समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कराया जा रहा है। हालांकि वो कह रही हैं कि हमारे चाचा और हमारी जो दादी हैं वो भी उनको लेकर गई हैं लखनऊ। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या परिवार के लोग ही समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं और क्या परिवार के लोग ही जबरदस्ती ज्वाइन करा रहे हैं बेटी की आपत्ति के बाद में। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार इस तरीके के बयानों का सिलसिला अब लगता है कि शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव की तारीखों के बाद यूपी के विधायक विनय शाक्य की बेटी ने आरोप लगाया है कि उनके पिता को जबरन समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कराया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी दादी और हमारे चाचा उनको लेकर गए हैं लखनऊ। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विनय शाक्य की बेटी का बड़ा आरोप। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजीज खान, आपने सुना विनय शाक्य की बेटी आरोप लगा रही हैं जबरदस्ती समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है। हेलो
जी अजीज खान साहब सुन पा रहे हैं आप? हेलो, जी 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 जी, हाँ आवाज थोड़ा साफ नहीं आ रही थी। हाँ बोलिए सर, क्या कह रहे थे? बीजेपी के विधायक विनय शाक्य की बेटी आरोप लगा रही है कि उनके पिता को, विधायक भाजपा को जबरन समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी के पास झूठ के अलावा कुछ नहीं। आप सुन पा रहे हैं अजीज खान साहब? 5 साल लोगों को बंधक बनाए हुई थी। लोग हताश थे, निराश थे। दलित, पिछड़ा, शोषित समाज पूरी तरह से पीड़ित था, प्रताड़ित था। काम नहीं इनका किया गया। तो आज इस तरीके से दूसरों पे आरोप लगाने से क्या फायदा? आप अपना घर संभाल नहीं पा रहे हैं, आपके लोग भाग रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं क्योंकि आपने उनको प्रताड़ित किया है। तो अब इसमें समाजवादी पार्टी से इसका क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये तो हताशा है, निराशा है। विनय शाक्य को आप जबरन क्यों ज्वाइन करा रहे हैं सपा? भाई ये आपको किसने बताया कि सपा ज्वाइन करा रहे हैं? भाई कोई बच्चे हैं क्या? दूध पीते हुए बच्चे हैं कि जो नहीं समझ पा रहे हैं कि किस पार्टी में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है? वो ये बीजेपी इसको समझाएगी? अरे बीजेपी ने 5 साल विधायकों को, मंत्रियों को जिस कदर प्रताड़ित किया है, पीड़ित किया है, योगी जी ने, आप समझिए उनके ठीक है, आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं स्थिति को। विनय शाक्य की बेटी क्या आरोप लगा रही है आपकी पार्टी पर, सुनिए जरा। सम्मानित सभी लोगों को अवगत कराना चाहती हूँ कि मैं विधायक विधुना श्री विनय शाक्य की पुत्री रिया शाक्य हूँ। मेरे पिताजी को 1 मई 2018 को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने उच्च स्तर पे डॉक्टर पैनल टीम बनाकर मेरे पिताजी का इलाज करवाया और स्वयं मेरे पिताजी को 4 से 5 बार पीजीआई अस्पताल में देखने आए। मेरे पिताजी ना तो स्पष्ट तरीके से बातचीत कर सकते हैं और ऑपरेशन होने के बाद उनके सोचने समझने की शक्ति भी कम हो गई है। हम लोग क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं। हम लोग क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। इसी बीच हमारे चाचा श्री देवेश शाक्य व हमारी दादी मेरे पिताजी को लखनऊ लेकर चले गए हैं। इस समय मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है। वह कहाँ हैं, किस हालत में है, हमें कोई जानकारी नहीं है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि हमारे पिताजी का तत्काल पता लगाकर हम परिवारजनों से उन्हें मिलवाया जाए। अजीज खान साहब सुना आपने, देखिए वो बेटी आरोप लगा रही है कि आपकी पार्टी के नेता विनय शाक्य की मां और विनय शाक्य के भाई के माध्यम से जबरन उठवा रहे हैं और सपा ज्वाइन करवा रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये इनके परिवार का अंदरूनी मामला है, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। बहरहाल कुल मिलाकर के ये समझिए कि ये हताशा है, निराशा है, बीजेपी की है, मैनिपुलेटेड है। मैं उसमें कुछ नहीं कह रहा। अजीज खान साहब माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूँ। रिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनको अभी आप सुन रहे थे। रिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये तो आपके घर का मामला है, आपकी दादी और चाचा आपके पिता को लेके गए, इसमें ये क्या करें? नहीं, हमने तो सपा के ऊपर आरोप लगाया ही नहीं है। क्या आरोप है आपका फिर? किस पर आरोप लगा रही हैं आप? मैं अपने चाचा जी से कहना चाहती हूँ कि वो हमारे पापा को जबरन लखनऊ ले गए हैं बिना हमारी जानकारी, हमारे घर वालों को किसी को जानकारी नहीं है इस बारे में। तो आपने किस आधार पर कहा कि उनको समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करवाया जा रहा है, ये कहा आपने? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है। तो ये आपका हमें सूत्रों से पता लगा है। जी बोलिए। हमें सूत्रों से पता लगा है कि वह सपा में उनको ज्वाइन करवाने जा रहे हैं। तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? आपके पिता फैसला लेंगे, और अगर आपके पिता की आपके चाचा से नहीं बनती है। सोचने समझने की शक्ति नहीं है। मेरे पिताजी का ऑपरेशन हुआ है, उनका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, उनके सोचने समझने की शक्ति कम हो गई है। तो आपकी दादी की भी नहीं बनती ना वे बातचीत कर सकते हैं। आपकी दादी की भी नहीं बनती है आपके पिता से?
वो भी ऐसा गलत फैसला ले लेंगी अपने बेटे के साथ, जैसा आप कह रही हैं उसके मुताबिक? मेरे पिताजी की जो 25 वर्ष की राजनीति है वो इन्होंने समाजवादियों के खिलाफ की है। मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो आपकी दादी क्यों जबरन ले जा रही हैं आपके पिता को? हेलो जी रिया, आपकी दादी आपके पिता को, जो विधायक हैं, उनको जबरन क्यों ले जा रही हैं सपा ज्वाइन कराने? उनके छोटे बेटे के मुंह में आपने मेरी दादी जी को पता है कि मेरे पिताजी इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, वह स्थिति में नहीं है, वह बोल नहीं सकते हैं, वह लिख नहीं सकते हैं। रिया, जब आपके पिता चुनाव नहीं लड़ सकते जैसा आप कह रही हैं, तो फिर उनको आपकी दादी सपा क्यों ज्वाइन कराएंगी? कुछ तो मोटिव होगा उसके पीछे। मेरे पिताजी का चेहरा इस्तेमाल करके अपने छोटे बेटे को लाभ देने के लिए आप कह रही हैं आपके चाचा सपा के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं? ऋचा, आप कह रही हैं कि आपके चाचा चुनाव लड़ सकते हैं सपा से आपके पिता के चेहरे के साथ, ये कह रही हैं आप? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। रिया, आप कह रही हैं आपके चाचा चुनाव लड़ सकते हैं आपके पिता के चेहरे का इस्तेमाल करते हुए, ये आप कह रही हैं समाजवादी पार्टी से? उनकी ऐसी राजनीतिक महत्वता है, महत्वाकांक्षा है उनकी। ठीक है, क्या आप भी भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं? क्या आप भी चुनावी मैदान में उतर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हूँ और मैं उन पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। क्या अपने पिता की सियासी विरासत को संभालने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है? मतलब सीधा सवाल ये कि अगर आपके पिता चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो क्या आप भाजपा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, अगर मुझे पार्टी मौका देगी तो मैं पूरी तरीके से तैयार हूं और मैं उनकी असली उत्तराधिकारी भी हूं और उनकी विरासत संभालने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। ठीक है, लेकिन रिया, ये सवाल अभी भी मेरे जहन में और हर किसी के जहन में कि आखिर जबरन कैसे उठा के ले जाएंगे? आपके चाचा से हो सकता है आपके पिता की नहीं बनती हो, आपकी दादी जबरन उठा के ले गई आपके पिता को। ये जो चीज है वो हमारे परिवार की है, और इसको जो बाहर के लोग हैं वो इसको समझ नहीं पा रहे हैं। आप समझाइए ना। हेलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। दादी आपकी कैसे उठा के ले जा सकती हैं आपके पिता को, जरा बताइए। और क्या आपने 112 पर कॉल किया? क्या आपने संबंधित थाने में कॉल किया? कितनी देर पहले की ये घटना है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, मैं अपना सवाल दोहराता हूं रिया। आपकी दादी कैसे आपके पिता को एक तरीके से किडनैप करके ले जाती हैं? ये अपने आप में अभी भी एक अधूरा सवाल है जिसका जवाब आप नहीं दे पा रही हैं। और क्या आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? क्या आपने कोई शिकायत की संबंधित थाने में? नहीं, हमें ये जानकारी थी नहीं। हमें पहले पता लगा कि मेरे पिताजी को इटावा ले जाया गया है जी, और वे दूसरे घर में थे, उस घर से उनको लखनऊ ले जाया गया था और ये जानकारी हमें आज ही हुई है कि वह लखनऊ में है। और आपके मुताबिक कब हुआ किडनैप? कितने दिन पहले? नहीं, किडनैप नहीं हुआ है, जबरन उनको कितने दिन पहले ले जाया गया है। कब कितने दिन पहले? मुझे अभी सूचना मिली है इस चीज की दोपहर में। बहुत बहुत शुक्रिया रिया शाक्य जुड़ने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।